अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेट आई और पी विच एवर इज अर्लियर अंडर द केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आई और पी विच एवर इज अर्लियर, और आई में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, आई का मतलब क्या है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जिस दिन पर इनवॉइस इशू कर दिया गया, या फिर लास्ट डेट जिस दिन इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, जो भी पहले आ रहा है वही क्या हो जाएगा उसकी इनवॉइस डेट, ठीक है। क्या इनवॉइस डेट मानेगा आप, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड, यानी जिस दिन कर देना चाहिए था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एडवांसेस रिसीव फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ, फिर यहाँ से पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या बात करी कि सेक्शन नंबर 12 हमें क्या कहता है, सेक्शन नंबर 12 इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वो हमें कह रहा है दैट आई और पी विच एवर इज अर्लियर, आई और पी विच एवर इज अर्लियर वही आपका हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ है, सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं, वो पावर्स, वो प्रोविजन जो है सेक्शन 148 के, वो आप पढ़ोगे फाइनल लेवल पे, ठीक है। वैसे मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि सेक्शन 148 में होता क्या है। तो स्टूडेंट, सेक्शन 148 provides that the government may, on the recommendation of the council and subject to such conditions and safeguards as may be prescribed, notify certain classes of registered persons and the special provisions procedures to be followed by such persons, including those with regard to registration, furnishing of return, payment of tax, and administration of such persons. इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग, एज पर सेक्शन 148 उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे, उसके पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल वो सर्टेन रजिस्टर्ड पर्संस को ना कुछ स्पेशल कैटेगरी में डाल सकते हैं, यानी कह सकते हैं आप ऐसे, सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको स्पेशल पावर दे रहे हैं टू सेफ गार्ड योर इंटरेस्ट, कि आप ऐसे पेमेंट ना करके ऐसे कर दो, आप रजिस्ट्रेशन इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, यानी वो उनको कुछ अलग ट्रीट कर सकती है। क्लियर, सेक्शन 148 ये डिटेल में बहुत बड़ा सेक्शन है स्टूडेंट, वो हम फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। अब इन एक्सरसाइजेस आप देखो स्टूडेंट, सेक्शन 148 को के पास के प्रोविजन से सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिल गई, पावर मिल गई। अब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने को पावर मिल गई स्टूडेंट, तो एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर क्या है 66/2017। ये 2017 ईयर में एक नोटिफिकेशन क्या आई थी स्टूडेंट्स, ये नोटिफिकेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद करना है। क्या नोटिफिकेशन नंबर है, कौन से नंबर पे आई है, 66 नंबर, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर 66 इन द ईयर 2017, 66/2017 कौन सी डेट को आई थी, ऑन 15 नवंबर एंड 2017, 15 नवंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन आई थी, गवर्नमेंट ने इशू करी है, क्या कहती है वो, उसने क्या बोला कि जो रजिस्टर्ड पर्सन हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है, कौन से रजिस्टर्ड पर्सन, एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लायर, यानी जो रेगुलर स्कीम में आ रहे हैं, उन रजिस्टर्ड पर्सन को अब एज पर दिस सेक्शन 48 हम में और पावर है, और एज पर दिस नोटिफिकेशन उनको टाइम ऑफ सप्लाई उनका कब माना जाएगा, हम वो तो पेमेंट वाला पॉइंट था ना, हम उसको हटा रहे हैं, हम उसको हटा देते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इनवॉइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, यानी date of issue of invoice or the last date on which invoice ought to have been issued as per section 31, जो भी वो डेट है वही मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई, यानी उन्होंने जो वो पेमेंट वाला पॉइंट है ना उसको रिमूव ही कर दिया। कैसे रिमूव किया, सेक्शन 12 पेमेंट के पॉइंट को लाया हुआ था, सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, तो उसने अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए नोटिफिकेशन लाई, नोटिफिकेशन नंबर 66 इन द ईयर 2017। कैसे याद रखोगे, कैसे लिखना है पेपर में, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 डेटेड 15 नवंबर 2017, उन्होंने कहा that a registered person excluding composition supplier should pay GST on the outward supply of goods at the time of supply specified in section 12(2)(a), that is date of issue of invoice or the last date on which invoice ought to have been issued in terms of section 31। यानी उन्होंने इसका सिर्फ क्लॉज ए उठाया है, क्लॉज ए में क्या था, इनवॉइस वाला पॉइंट, पेमेंट वाले पॉइंट को हटा दिया। अब स्टूडेंट जैसे ही उन्होंने पेमेंट वाले पॉइंट को हटा दिया तो साथ के साथ क्या हट गया, एडवांस पेमेंट वाला पॉइंट, यानी एडवांस कितना मर्जी दो, जीएसटी पे कब होगा, इनवॉइस डेट के अकॉर्डिंग। क्लियर,
स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ऑल टैक्स पेयर्स एक्सेप्ट कंपोजिशन सप्लायर exempted from paying GST at the time of receipt of advance in relation to supply of goods. The entire GST shall be payable only when the invoice for the supply of such goods is issued or ought to have been issued. Clear? Composition supplier has to pay in lieu of tax. अब देखो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन सप्लायर वालों को टैक्स कब पे करना होता है? उनकी टर्नओवर के पर्टिकुलर परसेंटेज पे करना होता है। फॉर एग्जांपल 1% की कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है सप्लायर, तो टर्नओवर इनटू 1% उसको करना है। उसको और कुछ नहीं देखना, ना उसको एडवांस पेमेंट दिखनी ना कुछ। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ना रेगुलर स्कीम वालों के लिए एडवांस पेमेंट पे टैक्स है, ना ही कंपोजिशन वालों के लिए टैक्स है। रेगुलर स्कीम वालों के लिए क्या ही एक नोटिफिकेशन आई है जिससे वो पेमेंट वाला पॉइंट भी उनको नहीं देखना। उनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा सेक्शन 12(2)(a) के अकॉर्डिंग, क्लॉज ए, यानी सिर्फ इनवॉइस के अकॉर्डिंग। क्लियर? यहाँ देखो स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है। कंपोजिशन सप्लायर हैज टू पे इन lieu of tax payable by him an amount calculated at the prescribed rate applied on his turnover in the state or union territory for a quarter. क्या बात की थी हमने कि उसको कब कैसे टैक्स पे करना है? 3 मंथ्स में एक बार, 3 मंथ्स में एक बार, यानी एक क्वार्टर में। Therefore, the composition supplier is not required to pay any tax on advance received, as the same does not form part of taxable supplies, and in turn also does not form part of the turnover in the state or union territory at the end of the quarter. क्लियर? अब पॉइंट है, ये तो हमने कर ली हमारी नोटिफिकेशन नंबर 66 की बात। हमने सेक्शन 12 में क्या पढ़ा? और सेक्शन 12 में पढ़ा था वो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो उस डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को भी तो एक बार समझ लें क्या है। Date of receipt of payment in the above situations refers to the date on which the payment is recorded in the books of the accounts of the entity that receives the payment, or the date on which the payment is credited to the entity's bank account, whichever is earlier. देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली हमारे माइंड में क्या पॉइंट आता है कि मैम जब ये पेमेंट वाला पॉइंट हट गया इसको क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है। सिलेबस में क्या है कि सेक्शन 12(2)(a) ही रहेगा एज पर सेक्शन 148। नोटिफिकेशन आई 66/2017, लेकिन सेक्शन 12 क्या कहता था? आई और पी विच एवर इज अर्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट पढ़ना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करने हैं। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होती है स्टूडेंट? देखो, जब आपको पेमेंट के लिए क्या हो सकता है, आप जब पेमेंट मिलेगी या जब मिलने वाली होगी, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करोगे जब मिलेगी या फिर जब मिलने वाली होगी। तो यानी पेमेंट का एक पॉइंट होता है कि सप्लायर, सेलर क्या करेगा? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, BOA में, उस पेमेंट के अमाउंट को रिकॉर्ड करेगा। तो एक डेट तो हो गई रिकॉर्ड करने वाली डेट, और स्टूडेंट दूसरी डेट हो गई जब उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा यानी जब उसके बैंक अकाउंट में, उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव होगी, इनकम होगी, यानी क्रेडिट होगा अकाउंट, ठीक है। तो विच एवर इज अर्लियर, यानी जिस दिन उसने पेमेंट रिकॉर्ड करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या जिस दिन पेमेंट क्रेडिट हुई उसके बैंक अकाउंट में, विच एवर इज अर्लियर, उसको मान ली जाएगी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। कब मानोगे कि पेमेंट रिसीव हुई है? एज पर GST एक्ट, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी, या फिर डेट ऑफ क्रेडिट, जिस दिन आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। अब फ्रेंड्स, हमने बात की थी टू द एक्सटेंड द इनवॉइस और पेमेंट कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है वो देखो। सपोज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज पेड इन एडवांस और इनवॉइस इज इशूड फॉर पार्ट पेमेंट, द टाइम ऑफ सप्लाई विल नॉट कवर द फुल सप्लाई। The supply is deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or part payment, part advance payment. इसका मतलब स्टूडेंट्स, आप क्या मानोगे सप्लाई कब मानोगे? टाइम ऑफ सप्लाई किस अकॉर्डिंग मानोगे? जितनी वैल्यू को इनवॉइस में लिख दिया, ठीक है, यानी जितना आपका इनवॉइस उसको कवर कर रहा है। अगर आपने कुछ एडवांस रिसीव किया, उस एडवांस पे आप सप्लाई नहीं मान रहे, टाइम ऑफ सप्लाई। या फिर स्टूडेंट्स, अगर गुड सप्लाई के 50,000 के गुड्स का एग्रीमेंट हुआ था 50,000 का, ठीक है, आपने इनवॉइस इशू किया 40,000 का, इसका मतलब कॉमन सेंस लगाओ, आपने गुड्स भी कितने के भेजे? 40,000 के। बेशक एग्रीमेंट हुआ था 50,000 का, गुड्स भेजे 40,000 के, तभी तो इनवॉइस इशू किया 40 का। तो स्टूडेंट उस केस में आपके 40,000 ही माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, वैल्यू सप्लाई की, ना कि 50। समझ आया? एग्जाम्पल पढ़ो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A Limited enters into an agreement with B Limited to supply 100 kg of raw material. However, A Limited supplies only 80 kg of raw material and issues the invoice for the same. दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 100 kg रॉ मटेरियल भेजना है, A ने सिर्फ 80 kg रॉ मटेरियल भेजा और साथ ही साथ 80 kg रॉ मटेरियल का इनवॉइस इशू कर दिया। तो स्टूडेंट्स,
टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग कितनी सप्लाई मानोगे आप? 80 केजी, क्योंकि इनवॉइस में 80 केजी लिखा है, ना कि 100 केजी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स मान लो इस केस में 80 केजी की जगह 60 केजी लिखा होता तो आप 60 केजी मानते, ठीक है? जो भी इनवॉइस ना वो कवर कर रहा है उतना मानोगे। However, it may be noted that in case of goods, except for composition supplier, tax is payable only on the issuance of invoice or last date of issuance of invoice, even if any advance or part payment has received before the issuance of invoice or last date of issuance of invoice, as we have already studied. हमने क्या देखना है एडवांस पेमेंट पे? कोई हमने नहीं देखना टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। हम क्या देखेंगे? हमारा किस दिन इनवॉइस इशू किया या किस दिन इनवॉइस इशू होना चाहिए था एज पर सेक्शन 31। क्लियर? अब स्टूडेंट मैंने आपको बोला किस दिन इनवॉइस इश्यू होना चाहिए था एज पर सेक्शन 31, तो अब वो भी तो पढ़ो कि एज पर सेक्शन 31 किस दिन इनवॉइस इश्यू होना चाहिए था। देखो एज पर सेक्शन 31 ना स्टूडेंट्स 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या कहता है? फर्स्ट केस ये कहता है कि मान लो आप सप्लायर हो, आप सेलर हो, यहाँ पर मैं कस्टमर हूँ, ठीक है? मैं आपके शोरूम में आई, आपका शोरूम है मोबाइल फोन्स का, ठीक है? आपका शोरूम है मोबाइल फोन्स का। मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल यू आर मिस्टर रमन प्लीज मुझे एक अच्छा सा मोबाइल दिखा दीजिए, मुझे लेना है, ठीक है? तो मैंने आपसे आपने मुझे मोबाइल में दिखाया आईफोन एक्स, ठीक है? आपने मुझे आईफोन एक्स दिखाया, मैंने कहा ठीक है मुझे ये पसंद है, आप मुझे इसको दे दो। तो अब उस केस में स्टूडेंट्स आपको इनवॉइस कब इशू करना चाहिए? जिस टाइम पर आप मुझे इनवॉइस अपना आईफोन एक्स दे रहे हो, सेल कर रहे हो, या तो उस टाइम पर या फिर उससे पहले आप इनवॉइस इशू कर दोगे, करना चाहिए एज पर जीएसटी, एज पर सेक्शन 31, ठीक है? और एज पर अगर स्टूडेंट्स हम हमारे कॉमन सेंस देखें तो ऑब्वियसली ना जिस टाइम पर आप अपनी गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो या तो उस टाइम पर या उससे पहले इनवॉइस इशू कर दो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यहाँ यही लिखा है एज पर सेक्शन 31(1). आप सिर्फ सेक्शन 31 याद रखो, वो भी बहुत है, ठीक है? The invoice needs to be issued either before or at the time of removal of the goods where supply involves movement of goods, or delivery of goods or making goods available to recipient। ठीक है? तो जिस टाइम आपने गुड्स मूव कर दिए ना, जिस टाइम डिलीवरी कर दी या फिर जिस टाइम रेसिपिएंट को गुड्स मिल गए, उससे पहले या उस टाइम पे आप इनवॉइस इशू करो। फर्स्ट केस क्लियर। अब स्टूडेंट सेकंड केस में क्या है? सेकेंड केस में है कि जो गुड्स है ना, जो गुड्स हैं उनकी कैटेगरी कैसी है कि वो आपने एकदम लाइक फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, आपने मुझे दे दिया। आप ये तो नहीं कहोगे इस मोबाइल का आधा पार्ट एक महीने, आधा पार्ट दूसरे, आधा पार्ट तीसरे, नहीं ना, एकदम दे दोगे। इस केस में स्टूडेंट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा तो आजकल घरों में क्या होता है, पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन होती है, गैस की पाइपलाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले सिलेंडर आते थे, अब पाइपलाइन होती हैं। उसके लिए क्या होता है, हर मंथ गैस आपको उस पाइपलाइन के थ्रू मिलती है, यानी कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रही है गुड्स की, कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रही है गुड्स की। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स आप कब मानोगे कि कौन से टाइम पे आपको इनवॉइस इशू होगा, इशू करना चाहिए? In case of continuous supply of goods, the invoice should be issued, should यानी होना चाहिए, before or at the time of issuance of periodical statement or receipt of periodical payment। इसका मतलब स्टूडेंट जिस टाइम पर देखो, फॉर एग्जाम्पल ये गैस वाली बात है, क्या हुआ इसके लिए, गुड्स आपको भेज दिए, सप्लाई कर दिए, आपको पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स इशू करेगा सप्लायर। पीरियोडिकल स्टेटमेंट जिसमें लिखा होगा इतना इतना हमने आपको सप्लाई किया है, इतना इतना हमने आपको सप्लाई किया है, या तो वो डेट या फिर जिस डेट को आपको उसकी पीरियोडिकल पेमेंट मिल रही है, ठीक है? पीरियोडिकल पेमेंट मिल रही है, वो डेट मानी जाएगी आपकी इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्लियर? अब स्टूडेंट थर्ड केस कैसा है? कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम होलसेलर रिटेलर की बात करते हैं, होलसेलर ने रिटेलर से, फॉर एग्जाम्पल यू आर होलसेलर, आई एम रिटेलर, मैंने आपको आके ये बोला कि आप मुझे 100 पीसेस मोबाइल फोन के दे दो, आप मुझे 100 पीसेस मोबाइल फोन के दे दो, आप होलसेलर हो। लेकिन अगर मेरे पीसेस सेल हो गए तो ठीक है, वरना जितने बचेंगे मैं आपको वापस कर दूंगा, जितने बचेंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स कैसे देखोगे? देखो इस केस को क्या बोल रहे हो आप, गुड सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, यानी या तो सेल हो जाएगी या वो आपको रिटर्न हो जाएंगे, ऐसा कोई भी केस है तो उस केस में क्या माना जाएगा, इनवॉइस कब इशू होना चाहिए? इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जिस डेट को आप टाइम को सप्लाई करो या तो तब, या फिर स्टूडेंट्स 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, यानी जिस टाइम सप्लाई कर दिया या तो तब, या फिर जिस टाइम पे गुड्स आपके रिमूव हुए हैं उसके 6 महीने के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर, उस डेट को आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए एज पर सेक्शन 31, ठीक है?
समझ आया? या तो जिस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई है या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट कि जो भी सेक्शन 12 है, जो भी हमने नोटिफिकेशन नंबर पढ़ी है 66 डेटेड 15 नवंबर 2017, ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दी हुई है नेक्स्ट वीक पे, अभी हम उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ लिया हमने, वो हमारे लिए बहुत था। और स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम्स है ना, इसके ये बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, अभी आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार उस टेक्स्ट को दोबारा रीड करना, फिर डायरेक्टली आपको जब आप सेकेंड टाइम भी पढ़ोगे ना, डायरेक्टली डायग्राम से रीड करना, नो नीड टू रीड द एंटायर टेक्स्ट, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है, a machine has to be supplied at site. It is done by sourcing various components from vendors and assembling the machine at site. यानी दो पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या है कि आप मेरी साइट पर आकर, मेरी जगह पर आकर मशीन को असेंबल कर देना, यानी सिंपल देखें तो मशीन सप्लाई का केस। यहाँ पर कैसे कैसे हुआ, 17 सितंबर को तो ऑर्डर दिया गया, परचेज ऑर्डर दिया गया, साथ ही साथ उसने 50,000 का एडवांस भी दे दिया, ठीक है। 50,000 का एडवांस दिया, जबकि मशीन की वैल्यू थी 12 लाख रुपीज। सेलर ने क्या किया, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल की गई, टेस्टेड एट साइनड एसेट पर डाटा बायर, यानी 20 अक्टूबर को मशीन की मूवमेंट हो गई, उसको दे दी। 23 अक्टूबर को इनवॉइस रेज किया और 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट ऑफ 11,50,000 रिसीव हुआ। देखो स्टूडेंट्स, बिफोर 15 नवंबर 2017 क्या हो रहा था, आई और पी विच एवर इज अर्लियर देख रहे थे, आई और पी विच एवर इज अर्लियर देख रहे थे, लेकिन 15 नवंबर 2017 के बाद क्या हुआ, हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर आई 66/2017। ये सिंपल केस है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का। इस केस में क्या देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस डेट, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट मीन्स इनवॉइस जिस दिन इशू हुआ, यानी 23 अक्टूबर, या फिर जिस दिन इशू होना चाहिए एज पर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर। तो अब एक डेट तो मिल गई 23 अक्टूबर। सेकंड क्या है, जिस डेट को इशू होना चाहिए, तो स्टूडेंट इस केस में इशू कब होना चाहिए, ये केस कौन सा हो गया कि उसने गुड्स की मूवमेंट कर दी, एक ही बारी में मूवमेंट करी है, मशीन को एक ही बारी में दे दिया उसने 20 अक्टूबर को, यानी 20 अक्टूबर या 20 अक्टूबर से पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, तो यानी 20 अक्टूबर। तो स्टूडेंट्स कौन सी डेट को आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लोगे इसमें, 20 अक्टूबर को, ठीक है, यानी जिस डेट को एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस इशू होना चाहिए। क्लियर? अब स्टूडेंट्स एक काम करो, पेज नंबर 5.14 पर आओ, देखो इसका आंसर लिखा हुआ है, आंसर यही लिखा हुआ है। 5.14 पर आ जाओ, 5.13 में वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, वो बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, मैंने आपको बोला था ये नोटिफिकेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, हमें याद करनी है, ठीक है। CT dated 15th November 2017, a registered person excluding composition supplier has to pay GST on the outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12(2)(a), यानी सिर्फ और सिर्फ invoice वाला part। Therefore, time of supply for the purpose of payment of tax for the entire amount of 12 lakh is 20th October, which is the date on which the goods were made available to recipient as per section 31(1)(b), and the invoice should have been issued on this date. Clear, friends? अब आ जाओ पेज नंबर 5.13 पर। इसमें क्या है, जो भी मैंने स्टूडेंट्स आपको सेक्शन 12 पढ़ाया था, पहले हमने सेक्शन 12 में क्या पढ़ा, अंडर फॉरवर्ड चार्ज क्या होना चाहिए, आई और पी विच एवर इज अर्लियर। आई यानी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, या फिर पेमेंट, ये दोनों पॉइंट्स किसके हैं, पेमेंट के। जिस डेट को सेलर ने एंट्री करी बुक्स ऑफ अकाउंट में, या फिर जिस डेट को बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन क्या हुआ, एज पर सेक्शन 148 एक स्पेशल प्रोसीजर लगता है, क्या लगता है, GST टू बी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12(2)(a), यानी सिर्फ और सिर्फ आई वाला पार्ट, इनवॉइस वाला पार्ट देखना है, ना कि पेमेंट वाला पार्ट। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। इसका मतलब क्लियर सी बात है कि जब पेमेंट वाला पार्ट ही नहीं देखना, तो इफेक्टिवली इन केस ऑफ गुड्स नो GST विल बी पेएबल ऑन एडवांसेस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2। ग्रेट स्टूडेंट्स, हमने गैस वाला एग्जांपल किया था, आपके स्टडी मैट में भी यही एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या है, गैस इज सप्लाइड बाय अ पाइपलाइन, मंथली पेमेंट्स आर मेड बाय द रेसिपिएंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। Every quarter invoice is issued by the supplier supported by a statement of the goods dispatched and payments made, and the recipient has to pay the differential amount if any. The details of the various events are.
क्या हो रहा है, पाइपलाइन सप्लाई हो रही है गैस से, कैसी सप्लाई है, मंथली सप्लाई है, यानी हर महीने सप्लाई हो रही है, मंथली पेमेंट्स दी जाती हैं, पीरियोडिकल स्टेटमेंट आ रही है, फिर डिफरेंशियल अमाउंट दे रहे हैं, जो भी डिफरेंस है। कैसे कैसे आया, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 6 अक्टूबर को पेमेंट की गई है 2 लाख मेड इन ईच मंथ। अक्टूबर 3 को क्या हुआ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू की है सप्लायर ने, किसके लिए, जुलाई टू सितंबर के लिए। उसने अक्टूबर 3 को, 3 अक्टूबर को उसने जुलाई से सितंबर तक का बता दिया कि ऐसे ऐसे करके हमने आपको सप्लाई की है। 17 अक्टूबर को उसको पता चला 56,000 का डिफरेंशियल अमाउंट था, तो रिसिपिएंट ने क्या किया, सप्लायर को 56,000 का अमाउंट पे कर दिया। हमें इस सारे में क्या देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, as per notification number 66 by 2017 CT dated 15th November 2017, a registered person excluding composition supplier, उसको GST कैसे पे कर, उसका time of supply क्या होगा, has to pay GST on the outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12(2)(a), यानी सिर्फ invoice वाला part, that is date of issue of invoice or the last date of in which invoice ought to have been issued in terms of section 31. Clear? लेकिन as per section 31, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रही है, वे सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, द इनवॉइस इज इशूड, इनवॉइस कब इशू करना चाहिए, और बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड, और एज द केस में बी ईच सच पेमेंट इज रिसीव। देयरफॉर इनवॉइस शुड बी इशूड कब होना चाहिए था, ऑन अगस्त 5, सितंबर 5 एंड अक्टूबर 6 when monthly payments of rupees 2 lakh are received. Thus the time of supply for the purpose of payment of tax will be August 5, September 5 and October 6 respectively for goods valued at rupees 2 lakh each. For goods valued at 56,000, the time of supply for the purpose of payment of tax will be October 3, the date of issuance of invoice. देखो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66 बाय 2017 सिर्फ आई वाला पार्ट देखेंगे, 12(2)(a) देखेंगे, 12(2) क्लॉज ए देखेंगे, क्लॉज ए देखेंगे, आई वाला पार्ट देखेंगे। आई में था इनवॉइस इशू कब होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था, इशू कब होना चाहिए, जैसे जैसे वो सक्सेसिव पेमेंट्स करी या फिर जब स्टेटमेंट इशू हुई, विच एवर इज अर्लियर। तो स्टूडेंट्स 2 लाख रुपीज के लिए क्या हो गया, 5 अगस्त, सितंबर 5, अक्टूबर 6, जब पेमेंट मेड हुई तब उसको टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। और जो डिफरेंशियल अमाउंट है 56,000, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, पेमेंट, इसमें इसका जो इनवॉइस है ये इसकी पेमेंट से पहले इशू हो गया। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है, सॉरी स्टूडेंट्स, इनवॉइस की बात करी मैंने, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पीरियोडिकल पेमेंट से पहले मिल रही है, यानी अक्टूबर 3 इस 56,000 के लिए क्या बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? अब स्टूडेंट्स बात आती है, ये देखो, एक्सेस पेमेंट अप टू ₹1000, ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एट टाइम ऑफ सप्लाई। पहले क्या हो रहा था, ये जो यहाँ से यहाँ तक का है ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ पहले की बात है, ठीक है। 15 नवंबर के बाद तो वो चेंजेस आ गए, अभी मैं बताती हूँ। पहले से पहले वाला पढ़ो, पहले क्या हो रहा था, इन टर्म्स ऑफ द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12, यानी 12(2) की एक एक्सेप्शन आई थी, प्रोवाइजो आया था क्या, फॉर अ पेमेंट ऑफ अप टू ₹1,000 रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स इनवॉइस्ड, the supplier can choose to take the date of invoice issued with respect to such excess amount as the time of supply of goods for such excess value। यानी स्टूडेंट्स पहले क्या कह रहे थे, 12(2) की एक प्रोवाइजो आया, एक एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन क्या कह रहा था कि अगर आपने एडवांस पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए की है, यानी 1,000 रुपए तक ही एक्सेस पेमेंट की है ना, तो अगर अगर तो सप्लायर चाहता है, यानी सप्लायर को ऑप्शन दे दिया था, तो जो डेट ऑफ इनवॉइस है ना, उसमें आप इस 1,000 रुपए को भी ऐड कर लो और इसका जीएसटी तभी पे कर दो। बाद में उन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं कि कहीं पे नोट करो, अरे अच्छा 1,000 रुपए का है, अभी जीएसटी पे करना है, एडवांस है, नहीं, 1,000 तक का है, पे कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे ट्रिक क्या आई, जो हमारी नोटिफिकेशन नंबर 66 बाय 2017 आई, उसने तो ये पेमेंट वाला पॉइंट ही रिमूव कर दिया। वो क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 12(2)(a) देखना है, यानी आपको सिर्फ इनवॉइस देखना है कि इनवॉइस कब इशू करना चाहिए था, इनवॉइस कब इशू हुआ। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये तो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली अब ये है ही नहीं। प्रैक्टिकली क्या है, सिर्फ आई वाला पार्ट देखना होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स
अगर ना तो हमारे पास डेट ऑफ इनवॉइस गिवन है और ना ही हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट अवेलेबल है, तो टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे देखेंगे? इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ द रेजिडुअल प्रोविजन अंडर सब सेक्शन 5 और सेक्शन 12। ठीक है, अभी हम पॉइंट नंबर 4 में पढ़ेंगे कि अगर रेजिडुअल केसेस में क्या आएगा कि ना हमारे पास डेट ऑफ इनवॉइस आ रही है, ना ही हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? लेकिन उससे पहले अब हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज में क्या पढ़ा? सेक्शन 12(2) पढ़ा, सेक्शन 12(2) पढ़ा फॉरवर्ड चार्ज में। सेक्शन 12(3) जैसे 9(3) पढ़ा, 5(3) पढ़ा, सप्लाई ऑफ गुड्स रिवर्स चार्ज, ऐसे ही सेक्शन 12(3) याद रखोगे। 3 किसका आ रहा है? ये रिवर्स चार्ज का। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। So students, the time of supply of goods on which GST is payable on reverse charge basis under subsection 3 and 4 of section 9. Section 9(3) तो हमने क्या पढ़ा था? रिवर्स चार्ज गुड्स के केस में कब लगेगा, और सेक्शन 9(4) रिवर्स चार्ज सर्विसेज के केस में कैसे कैसे लग रहा है। तो उस केस में स्टूडेंट सेक्शन नंबर 12(3) हमें बता रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मानेंगे। कैसे मानेंगे? देखो, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच गुड्स विल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। कौन कौन सी डेट्स हैं? जिस डेट को आप देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, रिवर्स चार्ज में क्या होता है? रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है। अभी तक आप सब कुछ सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे ना, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। सबसे पहले तो जिस दिन रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हुई, जिस दिन रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हुई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, और date on which payment is recorded in the books of accounts of the recipient, or the date on which the same is debited in his bank account, whichever is earlier. Students, फॉरवर्ड चार्ज के केस में हम करते थे कि पेमेंट का केस कब देखोगे आप? फॉरवर्ड चार्ज का केस याद करो, 12(2) क्या पढ़ा था हमने कि पेमेंट आप कब देखोगे? कि जिस दिन आप सप्लायर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा कि मेरे पास ये पेमेंट है, ये इतनी पेमेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा, या जिस दिन उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ हम बात करेंगे रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ली कि ये पेमेंट है, ये पेमेंट देनी है, इतनी पेमेंट बनती है, या फिर जिस दिन उसका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, वो पेमेंट करेगा तो डेबिट होगा, कम होगा, विच एवर इज अर्लियर, उसी को हम मान लेंगे पी, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स और क्या देखना है हमें? डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय सम अदर नेम इन लिeu ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जिस डेट को इनवॉइस इश्यू किया गया उससे 30 दिन देखने हैं, इन तीनों में से जो भी विच एवर इज अर्लियर होगा उसी को क्या मान लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। किन तीनों में से? डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव, गुड रिसीव हुए, पेमेंट या तो रिकॉर्ड करी या फिर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ यानी पेमेंट दे दी, या फिर स्टूडेंट डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या फिर इनवॉइस के जैसा कुछ और डॉक्यूमेंट इशू किया। ठीक है, किसने इशू किया? सप्लायर ने इशू किया। विच एवर इज अर्लियर वही क्या बन जाएगा? इसका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट्स, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई बाय यूजिंग दीज पैरामीटर्स, कौन से? जो अभी हमने 3 पैरामीटर्स पढ़े, देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। The provisions relating to time of supply of goods in case of reverse charge are depicted by way of a diagram given at next page. सबसे पहले तो आप क्या देखोगे रिवर्स चार्ज के केस में? सेक्शन 12(3). सेक्शन 12(3) में आपको क्या देखना है? डेट जिस दिन गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड करी, या फिर जिस दिन बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या फिर ऐसा कोई और डॉक्यूमेंट। तीनों में से विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है कि इन 3 पैरामीटर्स से आप टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, तो फिर क्या देखा जाएगा कि जो भी डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी स्टूडेंट्स रेसिपिएंट ने क्या किया? रेसिपिएंट ने जिस दिन लिखा कि मेरे पास इतनी गुड्स रिसीव हो गई मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी उसने अपनी इन्वेंट्री बुक में, स्टॉक बुक में लिख लिया मेरे को इतने गुड्स रिसीव हो गए, वही डेट क्या बन जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? अब यहाँ पर है स्टूडेंट्स एक इलस्ट्रेशन क्या कहती है आपको? इलस्ट्रेशन सेज डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। माई 4 क्या है? सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी सेक्शन नंबर 12(3).
तो ऑटोमेटिकली आपको क्या याद होगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉरवर्ड चार्ज, याद कर लेना मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 12(2), सेक्शन 12(3), तो इसका मतलब आप इस चैप्टर के सब सेक्शन भी कोड इजीली कर लोगे अब, ठीक है। बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी 30 days from the date of issuance of invoice elapse on June 3। वो क्या कहता है, सप्लायर ने इनवॉइस सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी कब किए, मई 4 को, और इसके 30 दिन कब खत्म हो रहे हैं, जून 3 को। ब्रिज एंड कंपनी गुड्स कब रिसीव करे उसने, मई 12 को, और मई 30 को क्या हुआ, उसने पेमेंट करी। पॉइंट कौन सा लगेगा, सेक्शन 12(3) वाला, तो देखो here May 12 will be the time of supply being the earliest of 3 stipulated dates, namely receipt of goods, date of payment and date immediately following 30 days of issuance of invoice। हमने क्या पढ़ा था, तीनों पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तीनों पैरामीटर्स में से whichever is earlier क्या बन जाएगा, whichever is earlier हमारा बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, यहाँ पर जो डेट ऑफ इनवॉइस दी हुई इसने तो क्या दे दिया, उसकी लैप्सिंग डेट भी दी थी 30 डेट इमीडिएटली फॉलोइंग, जो हमने पढ़ा था। यहाँ पर वैसे जो ये डेट ऑफ इनवॉइस इज रेलेवेंट ओनली फॉर कैलकुलेटिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट, ठीक है। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्यों दी हुई थी, क्योंकि आपको वो 30 डेज निकालने थे यहाँ से, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको उसने स्पेसिफिकली 30 डेज भी दे दी कि वो जून को कौन से जून को थे, आई थिंक 3 जून को ना, कि तो 3 जून को खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो वो तीनों पैरामीटर्स आपने देखना और कुछ नहीं करना। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स इलिस्ट्रेशन नंबर 4 सेम है इलिस्ट्रेशन नंबर 3 के जैसी, ये है आपका होमवर्क, ठीक है, ये आप खुद से करोगे, होमवर्क है। अब आता है कि जो भी हमने सेक्शन 12(3) में पढ़ा उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिवर्स चार्ज कब कब, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव, डेट ऑन विच गुड्स मिले, डेट ऑन विच पेमेंट रिकॉर्ड करी, या फिर जिस दिन बैंक अकाउंट डेबिट किया, whichever, या फिर 31st day from the date from the issue of invoice by the supplier, 31st day from the issue of invoice by the supplier। जैसे हमारे केस में इलस्ट्रेशन नंबर 3 में था जून 3, सब पॉइंट में से whichever is earlier वो क्या बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऊपर वाले पैरामीटर से निकाल पाओ टाइम ऑफ सप्लाई, तो आप क्या देखोगे, डेट ऑन विच गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है हमारे पास, सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 12(2) फॉरवर्ड चार्ज का, सेक्शन नंबर 12(3) पढ़ा हमने रिवर्स चार्ज का, साथ ही साथ में हमने 12(2) के साथ पढ़ी थी नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। अब हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा। 12(2) पढ़ा, 12(3) पढ़ा पा रहा है, 12(4) वाउचर्स। As commonly understood, vouchers are instruments that can be exchanged as payment of goods or services of the designated value. As per the definition, they are instruments that certain persons, यानी potential suppliers, are obliged to accept as consideration part or full for goods and or services. इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट टाइम पे जाकर वो सप्लायर को, पोटेंशियल सप्लायर को, पिज्जा कॉर्नर वाले को अपना कूपन दूंगी, उसको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल पिज्जा पे डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी तो कंसिडरेशन वही 5% के लिए कंसिडरेशन वो कूपन बन जाएगा, मुझे वो 5% की पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। The instruments or related documentation sets out the terms and conditions of use the goods and or services covered in the identity of the potential suppliers of such goods and or services। देखो स्टूडेंट्स पे क्या क्या लिखा होता है, कौन सप्लायर है उसकी आइडेंटिटी लिखी होती है, या फिर और स्टूडेंट्स कई बार क्या लिखा होता है साथ में, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं। जैसे मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ ना, तो मेरे जो पिज़्ज़ा कॉर्नर वाला कूपन है ना, उस पर टर्म एंड कंडीशन में ये लिखा है कि आपको बड़ा पिज़्ज़ा, बिग पिज़्ज़ा, जब नेक्स्ट टाइम पे आप बिग, अभी आपने बिग पिज़्ज़ा खरीदा है, नेक्स्ट टाइम पे स्मॉल पिज़्ज़ा पे आपको 5% का ऑफ मिल जाएगा। लेकिन वो कब मिलेगा ना, अगर जो आपका स्मॉल पिज़्ज़ा है उसका वो चीज़ बर्स्ट है, ठीक है, या एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा है, ठीक है, यानी रेगुलर पिज्जा पे आपको नहीं मिलेगा। उसने एक टर्म एंड कंडीशन लगा दी कि आपको 5% डिस्काउंट सिर्फ तब मिलेगा आपके स्मॉल पिज्जा पे जब वो एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा होगा, ठीक है, जब वो एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा होगा। सो इसका मतलब अब देखो स्टूडेंट्स, सेक्शन 12(4) में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे वाउचर्स का केस। वाउचर्स के केस में स्टूडेंट्स दो तरीके का हो सकता है। एज पर सेक्शन 12(4) द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स इज, टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा,
Date of issue of the voucher is supply that is covers is identifiable at that point, और date of redemption of the vouchers in others cases. देखो स्टूडेंट्स, जो वाउचर्स होते हैं ना वो दो तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो क्या है, जो आपका आइडेंटिफाई हो रहा है, यानी जो आपको पता है कि इस पर आप यही लोगे, यानी मुझे पता है कि मेरे कूपन पर वो आइडेंटिफिएबल है कि उस पर आपको स्मॉल पिज्जा ही मिलेगा, तो उस केस में कब होगा, जिस दिन इशू कर दिया इनवॉइस उस दिन होगा। और स्टूडेंट्स अगर वाउचर ऐसा है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, यानी आपने सिर्फ उसका वाउचर दिया, आपको ये नहीं पता कि पर्टिकुलरली यही चीज लेगा, तो स्टूडेंट्स आप ये देखो, एक काम करो, इसको ना प्रैक्टिकल केस से समझो, प्रैक्टिकली समझो, समझ आएगा अच्छे से। आइडेंटिफिएबल वाउचर यानी जैसे मुझे पिज्जा कॉर्नर वाले ने दिया, अब पिज्जा कॉर्नर वाले को पता है, उसको पता है कि ये क्या करेंगे, ये इस पे सिर्फ वो जो स्मॉल पिज्जा जो एक्स्ट्रा चीज वाला है वही ले सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स उसको पता है ना कि हाँ मैंने ये इशू जो इनवॉइस इशू करा है, जो मैंने इनको वाउचर दिया है, जो मैंने इनको वाउचर दिया है ना, उस पर ये यही लेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जिस दिन उसने मुझे वाउचर इशू किया वही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये इससे स्मॉल पिज्जा लेंगे एक्स्ट्रा चीज वाला। दूसरा केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कि मान लो उसने मुझे, कोई सेलर है, उसने एक वाउचर इशू किया, उसने वाउचर क्या इशू किया कि आप कहीं पे भी जा, उसने ये बोल दिया, मान लो फॉर एग्जांपल अमेजोन है, कि आप अमेजोन पे ना, मैं आपको वाउचर इशू कर रहा हूँ, अमेजोन पे अपनी पसंद का कुछ भी 5000 तक का परचेज कर सकते हो, कुछ भी परचेज कर सकते हो अप टू ₹5000। तो अब उसको क्या पता कि मैं क्या परचेज कर रही हूँ, उसको क्या पता कि मैं जो आइटम परचेज कर रही हूँ उस पर कितना रेट लगेगा। तो स्टूडेंट इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब उसको एक्चुअली में पता चल पाएगा कि मैंने क्या लिया, यानी जिस दिन मैं जाकर वाउचर को रिडीम करवाऊंगी, वाउचर को रिडीम करवाऊंगी, यानी अमेजोन से परचेज कर लूंगी उस वाउचर के अगेंस्ट। क्लियर? देखो, तो अगर डेट ऑफ इश्यू ऑफ द वाउचर इफ सप्लाई दैट इट कवर्स इज आइडेंटिफिएबल एट दैट पॉइंट, और डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन अदर केसेस। एग्जाम्पल पढ़े, Acme Sales Limited sells food coupons to a company. The company given these coupons to its employees as part of the agreed perks. The company can be redeemed for the coupons can be redeemed for purchase of any item of food or provision in the outlets that are a part of the program. As the supplier, देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ, एक्मे सेल्स लिमिटेड है, उसने क्या किया, एक कंपनी को अपने फूड कूपन सेल कर दिए, फूड कूपन सेल कर दिए, कंपनी ने वो लेकर आगे अपने एम्प्लॉयज को दे दिए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि ये हम आपको एज अ पर्क दे रहे हैं। पर्क्विजिट का मतलब क्या होता है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, हमने इनकम टैक्स में अच्छे से किया, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं, उन्होंने दे दिया। और उन्होंने क्या कहा कि आप जाकर कुछ भी फूड आइटम ले सकते हो, यानी स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर आइडेंटिफिएबल है, नहीं ना, वो कुछ भी फूड आइटम ले सकते हैं। आपको क्या पता उन्होंने कौन सी फूड आइटम ली है, उस पर कितना % जीएसटी लगेगा, जब तक पता ही नहीं जीएसटी की लायबिलिटी अराइज कैसे करोगे। इस केस में जब रिडम्पशन करवाएंगे एम्प्लॉयज, उस वाउचर को रिडीम करवाएंगे, तभी क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर? और सेकंड एग्जांपल क्या है, विद ईच परचेज ऑफ अ लार्ज पिज्जा ड्यूरिंग द कस्टमर वीक फ्रॉम परफेक्ट पिज्जा, मेरे केस में पिज्जा कॉर्नर था, यहाँ पे परफेक्ट पिज्जा ने भी यही किया, क्या किया, वन कैन बाय अ वाउचर फॉर ₹20 विच विल बी रिडीमेबल टिल 15 जैन फॉर अ स्मॉल पिज्जा। उन्होंने क्या किया कि आप हर लार्ज पिज्जा के साथ, आज हमारा क्रिसमस वीक चल रहा है, हम बहुत खुश हैं परफेक्ट पिज्जा वाले, उन्होंने आपको क्या किया कि आप ₹20 का एक और वाउचर खरीद लो, जिससे आप क्या ले सकते हो, 5 जनवरी तक कोई भी छोटा पिज्जा परचेज कर सकते हो, सिर्फ ₹20 में पिज्जा कहाँ मिलता है, उसने भी परचेज कर लिया, ले लिया कूपन। As the supply against which the voucher will be redeemed is known as the date of issue of the voucher, the time of supply is the date of issue of the voucher. Clear students? अगर आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। नॉन आइडेंटिफिएबल है तो जो भी डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर होगा वही आपका बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 12(5), सेक्शन 12(2) फॉरवर्ड चार्ज, सेक्शन 12(3) रिवर्स चार्ज, सेक्शन 12(2) के साथ पड़ेगी नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 डेटेड 15 नवंबर 2017, सेक्शन 12(3) रिवर्स चार्ज, सेक्शन 12(4) हमने पढ़ा था वाउचर्स का केसेस, अब आता है सेक्शन 12(5) दैट इज रेजिडुअल केस। रेजिडुअल केस, रेजिडुअल केस यानी जो भी केस अभी कवर नहीं हुआ वो इसमें कवर होगा। Yani, if the situation is not covered by any of the provisions discussed above, the time of supply is fixed under subsection 5 of section 12 in the following manner.
अगर स्टूडेंट ऐसा कोई केस है जो अभी तक हमारे 12(2) में कवर नहीं हुआ, 12(3) में कवर नहीं हुआ, 12(4) में कवर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्शन 12(5) में कवर कर लो। उस केस में क्या मानोगे स्टूडेंट्स, अगर तो आपको रिटर्न जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द पीरियोडिकल रिटर्न ही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, यानी जिस डेट को आपको रिटर्न फाइल करनी है उस डेट तक जाके फाइल कर दो ना, टाइम ऑफ सप्लाई बन गया, ड्यू डेट बन गई। या फिर एनी अदर केस डेट ऑन विच जीएसटी पेड, और अगर कोई और केस है तो जिस दिन आपने जीएसटी पे किया वो डेट। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ना ये सेक्शन 12(4) एक बार अच्छे से यहाँ से भी देख लो। ठीक है, फूड पास का केस है, आइडेंटिफिएबल है तो क्या हो जाएगा, एनी फूड आइटम कैन बी परचेज फ्रॉम द पास, यानी नॉन आइडेंटिफिएबल है। तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द वाउचर, तो सब डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर शर्ट पे कूपन मिला, यानी उसने क्या कहा था, आप क्या शर्ट परचेज कर सकते हो अगेंस्ट दिस कूपन, यानी आइडेंटिफिएबल है, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, सेक्शन 12(4) कवर। अब आता है सेक्शन 12(5), वो क्या कहता है, ऐसा कोई केस जहां पर आपको आपकी पीरियोडिकल रिटर्न जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, तो ड्यू डेट ऑन विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, ड्यू डेट ऑन विच जीएसटी रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड आपकी बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। अगर और कोई केस है तो डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड, यानी और कोई केस है तो जब आपने जीएसटी पे किया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स एक काम करो, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इजी है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन कहीं से मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करना।